हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नर्सिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड। Amniotic fluid is a clear, slightly yellowish fluid that surrounds the fetus during pregnancy. So amniotic fluid clear appearance होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, और ये slightly yellowish fluid हो जाता है हमारा टर्म प्रेगनेंसी में, क्योंकि टर्म प्रेगनेंसी में लैनगो प्रेजेंस होते हैं amniotic fluid में। इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है amniotic fluid में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा slightly yellowish का appearance दे सकता है। And it surrounds the fetus during pregnancy. It is contained in the amniotic sac. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एमनियोटिक सैक है और इसके अंदर ये जो आपको व्हाइटिश कलर का फ्लूइड दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ये बेबी के डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के लंग्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो सबके डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए बेबी के डेवलपमेंट जितना भी होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू होता है। दिस फ्लूइड सर्व्स एज अ कुशन फॉर द ग्रोइंग फीटस, और ये जो फ्लूइड है एक कुशन की तरह काम करता है। अगर बेबी को कोई भी एक्सटर्नल इंजरी है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। Origin of amniotic fluid. तो जो precise origin of the liquor amnii is still not well understood. It is probably of mixed and maternal and fetal origin. So जो इसका main origin है वो not known है, but बोला जाता है कि both maternal and fetal origin के मिलकर बना है। फीटल ऑरिजिन बोले तो बेबी जब यूरिन पास करता है तो वो amniotic fluid में रिलीज होकर वो amniotic fluid का वॉल्यूम बढ़ाता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Next one is circulation. The water in the amniotic fluid is completely changed and replaced in every 3 hours as shown by the clearance of radioactive sodium injected directly into the amniotic cavity. So amniotic cavity में जब हम radioactive sodium को इंजेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि वो हर 3 घंटे में गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रूव हो चुका है कि जो amniotic fluid में जो वाटर है वो हर 3 घंटे में रिप्लेस हो जाता है, चेंज जाता है। कैसे देख रहे हैं, रेडियो एक्टिव सोडियम हमने इंजेक्ट किया एमनियोटिक कैविटी में और वो रेडियो एक्टिव सोडियम जो होगा वो 3 घंटे में गायब हो जाएगा। आप रेडियो एक्टिव सोडियम को देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जिससे ये प्रूव हुआ है कि जो भी वाटर है एमनियोटिक फ्लूइड में वो सर्कुलेट होता है और वो चेंज हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है हर 3 घंटे में। इसके अलावा जो the presence of lanugo and the epithelial scales in the meconium shows that the fluid is swallowed by the fetus. इसके अलावा म्यूकोनियम आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट स्टूल बेबी ने पास किया होता है उसको हम मिकोनियम बोलते हैं। मिकोनियम में हमको लानुगो और एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ा जो फीटस है उसको इंगल्फ कर लेता है। फीटस जो एमनियोटिक फ्लूइड को इंगल्फ कर रहा है तभी हमें मिकोनियम में लानुगो और एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सो सर्कुलेशन इज क्लियर। बेसिकली रेडियो एक्टिव सोडियम हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोडियम वहां से गायब हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो वाटर है एमनियोटिक फ्लूइड में वो हर 3 घंटे में रिप्लेस या फिर चेंज हो रहा है। इसके अलावा बेबी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा इनगल्फ कर लेता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में लानुगो और एपिथेलियल स्केल्स हैं, तो वो देखने को हमें कहाँ मिल रहा है, बेबी के फर्स्ट स्टूल में मिकोनियम में, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो चुका है कि बेबी जो है फ्लूइड को थोड़ा सा स्वॉलो कर लेता है। तो ये सर्कुलेशन था। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। Amniotic fluid volume is related to the gestational age. So ऐसा नहीं है amniotic fluid हर gestation पे सेम रहता है। इसकी जो वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट gestation age पे डिफरेंट मेजर करता है। जैसे 50 ml आपको देखने कब मिलेगा, 12 वीक्स में। 12 वीक्स में 50 ml है तो 20 वीक्स में थोड़ा बढ़ जाएगा, 400 ml हो जाएगा, और 36 to 38 वीक्स पे ये आपका 1 लीटर देखने को मिल सकता है। उसके बाद टर्म पे मेजर करेंगे तो आपका 400 to 200 देखे तो आपका ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, 600 to 800 ml देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे की तरफ बढ़ रही है और पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है बेबी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 200 ml एट द 43 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सिंपल है, एमनियोटिक फ्लूइड डिपेंड कर रहा है हमारा जेस्टेशनल एज पे। 12 वीक्स पे 50 ml होगा, 20 वीक्स पे 400 ml, 36 to 38 वीक्स पे 1 लीटर होगा। और एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा कब, टर्म पे
कितना हो जाएगा, लगभग 600 to 800 ml तक हो सकता है। इसके अलावा अगर पोस्ट टर्म पे जा रहा है तो 43 वीक्स पे ये अराउंड 200 ml देखने को मिल सकता है। Now the physical features. The fluid is faintly alkaline with low specific gravity of 1.010. तो ये alkaline in nature होता है, इसकी जो gravity होती है वो 1.010 है, और ये highly hypotonic होता है to maternal serum at the term pregnancy। और जो इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है ऑफ 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वो डिनोट करती है कि जो फीटस है वो मैच्योर हो चुका है। और एमनियोटिक फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है, जो जैसे हमने भी बात करी मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो ऑस्मोलैरिटी है वो कंटिन्यूअली डिक्रीज होती है जैसे जैसे बेबी की जेस्टेशनल एज बढ़ती है, फिर मदर की जेस्टेशनल एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने लगती है। फिर से बोले तो फिजिकल फीचर्स, इसमें जो फ्लूइड है वो फेंटली अल्कलाइन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 है, हाइपोटोनिक इन नेचर है, 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर है अगर ऑस्मोलैरिटी, तो वो डिनोट कर रही है फीटल मैच्योरिटी, और ये ऑस्मोलैरिटी कंटिन्यूअली डिक्रीज होती है जैसे जैसे जेस्टेशनल एज आगे बढ़ती है। नाउ द कलर। इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज कलरलेस। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो कलरलेस होता है। टर्म पे इट बिकम्स पेल स्ट्रॉ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लैनुगो एंड एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द फीटल स्किन। क्योंकि टर्म प्रेगनेंसी पे क्या होता है कि बेबी पूरी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका होता है। लैनुगो मतलब होता है फाइन हेयर्स जो भी बेबी की स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो लैनुगो और एक्सफोलिएटेड लैनुगो और एपिडर्मल सेल्स जो फीटल स्किन से निकल जाते हैं, उसकी प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ा सा पेल स्ट्रॉ कलर का अपीयर हो सकता है। इसके अलावा वर्निक्स कैसियोसा का भी अपीयरेंस होता है वहां पे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टर्बिड दिखता है। तो नॉर्मल कलर यही है कि वो कलरलेस होगा, और टर्म पे वो थोड़ा सा पेल कलर का अपीयरेंस हो सकता है, टर्बिड कलर का अपीयरेंस हो सकता है, क्योंकि वर्निक्स कैसियोसा, लैनुगो और एपिडर्मल सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगर नॉर्मल कलर नहीं मिल रहा है, इसके अलावा हम जब भी पीवी कर रहे हैं हमें अब नॉर्मल कलर देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कलर ऑफ द लिकर हैज गॉट इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर डेविएशन हो रहा है, नॉर्मल कलर नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका कोई ना कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा। जैसे अगर मिकोनियम स्टेन है, आप सभी को पता है मिकोनियम स्टेन जब भी बेबी अपना फर्स्ट स्टूल पास कर देता है तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस होगा उसका। It is suggestive of fetal distress in presentations other than the breach or transverse। अगर आपको मेकोनियम स्टेन दिख रहा है तो वो सजेस्ट करेगा कि बेबी को डिस्ट्रेस है, और कितना डिग्री है, क्या डिग्री है डिस्ट्रेस का, कितने टाइम से डिस्ट्रेस है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रीन कलर जो है वो थिन अपीयर होगा या फिर थिक और पीस सूप अपीयर होगा। अगर ग्रीन कलर का अपीयरेंस है, वो थिक है और उसमें फ्लेक्स भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बेबी को क्रॉनिक फीटल डिस्ट्रेस है। तो ये म्यूकोनियम स्टेन था। उसके बाद है गोल्डन कलर। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव हीमोलाइसिस ऑफ द फीटल आरबीसीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव बिलिरुबिन। तो गोल्डन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का है तो बेसिकली ये RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलेगा, जहां पे हीमोलाइसिस हो रहा है आरबीसीज का और एक्सेसिव बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। ग्रीनिश येलो या फिर सैफ्रॉन की बात करें तो ये आपको पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलेगा। डार्क कलर्ड मतलब ये आपको कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज इज ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ ब्लड। तो डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा। कंसील्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हेमरेज है वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो एक्सटर्नली नहीं निकलती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वो कलेक्ट हो रही है। और इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कलर कैसा हो जाएगा? डार्क कलर का अपीयरेंस हो सकता है। डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूस इसको हम बोलते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इस तरीके का अपीयर हो रहा है तो ये आईयूडी इधर मतलब होता है इंट्रायूट्राइन डेथ में। अगर बेबी की इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन अपीयर होगा, और ये ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओल्ड हीमोग्लोबिन। Now composition. In the first half of the pregnancy, the composition of the fluid is almost identical to a transudate of plasma. But in late pregnancy, the composition is very much altered, mainly due to the contamination of fetal urinary metabolites. तो first half of pregnancy में क्या होता है कि
जो भी प्लाज्मा का ट्रांसुडेट है उसकी तरह थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में हम देखने को मिलता है कि फीटल का जो यूरिन है उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है। जैसे कंपोजिशन क्या है कि वाटर देखने को मिलेगा आपको 98 to 99% आपको वाटर मिलेगा, और सॉलिड इसमें 1 to 2% है। और सॉलिड में भी हमने डिफाइन किया है कि उसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, तो ये आपको बताते हैं। ऑर्गेनिक में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा 0.3 mg%, एनपीएन देखने को मिलेगा 30 mg%, टोटल लिपिड्स है इसमें 50 mg%, ग्लूकोज मिलेगा 20 mg%, एंड यूरिक एसिड है आपका 4 mg%, हार्मोन्स मिलेंगे कुछ देखने को, लाइक प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन है, रेनिन है। इसके अलावा यूरिया देखने को मिलेगा 30 mg%, क्रिएटिनिन आपको देखने को मिल सकता है 2 mg%। सो ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंटेंट्स थे जो कि सॉलिड में देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या देखने को मिलेगा आपको कि द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट फाउंड इन द मैटरनल ब्लड। तो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड में अंदर सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा जो मैटरनल ब्लड में है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी हमारी आगे बढ़ती जाती है या जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे क्या होगा, देयर मे बी स्लाइट फॉल इन द सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन प्रोबेबली ड्यू टू द डायलेशन बाय द हाइपोटोनिक फीटल यूरिन, व्हेयरएज द पोटेशियम कंसंट्रेशन रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है वैसे वैसे क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है हाइपोटोनिक फीटल यूरिन के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, उसमें कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होंगे, आपको लानगो देखने को मिल सकता है, एक्सफोलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल सकते हैं जो बेसिकली हमारा फीटल स्किन से निकल रही है, वर्निक्स कैसियोसा आपको देखने को मिल सकता है, एमनियोटिक सेल्स जो कि कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स होंगी वो देखने को आपको मिल सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स आपको देखने को मिल सकती है, यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना ऑफ द फीटस की थोड़ी थोड़ी सेल्स आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर थे जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। Now what are the function? Its main function is to protect the fetus। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक कुशन की तरह बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो रही है तो वो बेबी को डायरेक्टली हार्म ना कर सके, इसलिए ये कुशन की तरह सर्व करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके क्या फंक्शन होते हैं, इट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम पॉसिबल एक्सट्रेनियस इंजरी। तो ये इसको शॉक अब्जॉर्बर भी बोला जाता है क्योंकि ये बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है जितने भी एक्सटर्नल शॉक होते हैं उससे, इसके अलावा एक्सटर्नल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। मेंटेन एन इवन टेम्परेचर, ये बेबी को एक इवन टेम्परेचर के अंदर रखता है, इवन टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। The fluid distends the amniotic sac and thereby allows for growth and free movement of the fetus and prevents adhesion between the fetal parts and amniotic sac। तो ये जो फ्लूइड है वो एमनियोटिक सैक को थोड़ा सा डिस्टेंड कर देता है जिसकी वजह से बेबी की नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, बेबी आराम से मूव कर सकता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में, फ्री मूवमेंट हो सकता है बेबी का, और जिसकी वजह से फीटल पार्ट्स है उनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का एडिशन नहीं होता है और एमनियोटिक सैक से थोड़ा सा बेबी दूर रहता है जिसकी वजह से वो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, जो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। Its nutritive value is negligible because of small amount of protein and salt content. However, water supply to the fetus is quite adequate। इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और सॉल्ट कंटेंट होते हैं, लेकिन जो इसमें वाटर सप्लाई, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करता है फीटस को। सो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे फंक्शंस थे। क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे शॉक अब्जॉर्बर मतलब एक्सटर्नल इंजरी से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इवन टेम्परेचर से क्या करता है, ये इवन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एमनियोटिक सैक और जो भी बेबी है उसके बीच में एक गैप को मेंटेन करता है ताकि फीटल पार्ट या एमनियोटिक सैक में कोई एडिशन ना हो, बेबी का फ्री मूवमेंट हो सके, नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। न्यूट्रिटिव वैल्यू बोले तो कम होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन और सॉल्ट का कंटेंट कम है, लेकिन वाटर सप्लाई जो इसमें फीटस को जो वाटर सप्लाई करता है वो एडिक्वेट है। लेबर के टाइम पे हेल्प्स इन द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है।
During uterine contraction, it prevents marked interference with the placental circulation so long as the membranes remain intact. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि प्लेसेंटा का जो भी सर्कुलेशन है उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो काफी टाइम तक इंटैक्ट रह सकती है और मेम्ब्रेन्स भी जो है वो क्या रह सकती है, काफी टाइम तक इंटैक्ट रह सकती है. इट गार्ड्स अगेंस्ट अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन. इसके अलावा ये अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि अम्बलिकस और फीटस के हेड के बीच में कौन होगा, amniotic fluid होगा. It flushes the birth canal at the end of the first stage of labor and by its aseptic and bacterial action protect the fetus and prevent ascending infection to the uterine cavity. ये क्या करते हैं at the end of the first stage, जो आपको पता है first stage of labor हमारा क्या होता है, true labor pain to full dilatation of cervix. तो इसमें क्या होगा कि ये फ्लश करती है बर्थ कैनाल को और एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं इसमें, और ये बेबी यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन की वजह से यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है यूट्राइन कैविटी में. इसके अलावा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बात करें तो स्टडी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट वेलबींग एंड आल्सो मैच्योरिटी ऑफ द फीटस. एमनियोटिक फ्लूइड हम बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बेबी कितना मैच्योर हो गया है और कोई और इसके अलावा कोई कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है. अगर इंटर एमनियोटिक इंस्टॉलेशन हो रहा है केमिकल का, तो ये बेसिकली इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के लिए यूज होता है. एक्सेस और लेस वॉल्यूम ऑफ लिकर एमनिया इज असिस्टेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसको हम लोग AFI बोल रहे हैं, वो हमें बताती है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या फिर ज्यादा है या फिर नॉर्मल रेंज पे. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मदर का एब्डोमेन है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल पॉकेट्स हैं इनको मेजर करते हैं. मेजर करने के बाद हम चारों की रेंज को सेंटीमीटर्स में जो आएंगी उनको हम लोग ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद हमारी कुछ इस तरीके से रेंज आएगी. अगर हमारा लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो ओलिगोहाइड्रोमिनोस है. अगर हमारा 5 to about 8 है तो बोल सकते हैं कि लो नॉर्मल है. 8 to 20 हमने नॉर्मल बोला है, और अगर 20 से ऊपर AFI आ रहा है इसका मतलब क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनोस है. Maternal abdomen is divided into quadrants, taking the umbilicus, symphysis pubis and the fundus at the reference point. With ultrasound, the largest vertical pocket in each quadrant is measured. The sum of the 4 measurement is the AFI. It is measured to diagnose the clinical condition of polyhydrominos or oligohydrominos, respectively. Rupture of the membranes with drainage of liquor is helpful method of induction of labor. इसके अलावा आप सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही मेम्ब्रेन हमारी रप्चर होती है वैसी एमनियोटिक फ्लूइड का एकदम से गश ऑफ फ्लूइड फील होता है, जिसकी वजह से बेबी का डिसेंट में हेल्प होता है. इसलिए बोला गया है कि जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और लिकर का ड्रेनेज हो रहा होता है तो वो बेसिकली हेल्प करता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए. सो यहाँ हमने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड. तो एमनियोटिक फ्लूइड में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा. देन उसके बाद फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं कि स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है, मिली ऑस्मोल पर लीटर 250 होती है इसमें. इसके अलावा फीटल मेच्योरिटी को ये डिनोट करती है. इसके अलावा हमने कंपोजिशंस पढ़े कि बेसिकली मिक्स फिटर्नल एंड मैटरनल एंड फीटल ऑरिजिन से मिलकर बना था. इसमें हमने सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. फंक्शंस में हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ लेबर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं हमने ये पढ़ा, और उसके बाद हमने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा एमनियोटिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसके अलावा मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए रिगार्डिंग द नर्सिंग टॉपिक्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं वो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो इफ यू लाइक इट.